एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हम मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे हरियाणा सीटी प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। 12 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए, 13 प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। इस क्लास में हम 100% करेंगे और सभी का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1 करके। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट HSSC के पैटर्न पर है, यानी कि जो पेपर HSSC पूछेगी सेम उसी पैटर्न पर हमने प्रैक्टिस सेट तैयार करा है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नॉलेज हब 7900 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए हरियाणा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 करके, सभी का डिटेल में सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। जिसमें पहला ही प्रश्न दिया है कि ए, बी और सी इनका औसत वजन 55 किलो। भाई 3 है, ए, बी और सी इनका एवरेज वेट है 55 किलो। ए और सी का एवरेज वेट है 52 किलो। बी और सी का एवरेज वेट है 48 किलो। तो बी का वजन बताओ। देखो, इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देखो, यहाँ पर ए और सी का एवरेज वेट दे दिया, यहाँ पर ए बी सी का दे दिया, तो यहाँ से सीधा बी का निकल जाएगा। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए और सी का एवरेज वेट नहीं आएगा, ये आएगा ए और बी का। ए और बी का एवरेज वेट 52 किलो दिया है, बी और सी का 48 दिया, उसके बाद हम बी का निकालेंगे। अदरवाइज इस वैल्यू, इस लाइन का कोई औचित्य रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोनों ही सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अगर हम ए और सी दे रखा है इसको लेते हैं तो बी का मान क्या आएगा, और ए बी और सी यहाँ पर ए बी का लेते हैं तो बी का मान क्या आएगा। ठीक है, डिटेल में इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको दोनों तरीके से। देखो, अब इसमें दिया गया था टोटल वजन, ए बी और सी तीनों का एवरेज वेट दिया गया था 55 किलो। तो इन तीनों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 55 गुणा में 3, 165। अब एक चीज देखो, जो हम बता रहे थे कि गलती क्या है इसमें, ए और सी का एवरेज वेट, वो ए और सी का नहीं है भाई। अगर इसमें ए और सी का दिया होता तो ए और सी का 52 किलो एवरेज वेट है, तो ए और सी का टोटल हो जाता 52 गुना में 2, 104। तो बी का वजन आसान हो जाता भाई। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को वजन में से ए और सी का वजन घटा देना था, इससे ए बी का वजन आ जाता 61 किलो। ये तो बिल्कुल सीधा सवाल था। लेकिन गलती क्या है इसमें, ए और सी की वैल्यू की जगह वो ए और बी का एवरेज वेट है। किसका एवरेज वेट है, ए और बी का। तो ए और बी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 52 एवरेज था गुणा में 2, 104 किलो। बी और सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 48 किलो एवरेज था, 48 गुना में 2, 96 किलो। तो बी का वजन ज्ञात करना है, तो पहले तो ए बी और बी सी इन दोनों को जोड़ना है। ए प्लस बी का टोटल वजन प्लस बी प्लस सी का, तो इससे क्या बनेगा, ए प्लस बी जमा बी प्लस सी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए जमा 2b जमा सी। या फिर इसको ऐसे लिख लो, ए जमा बी जमा सी एक साथ, प्लस में एक भी एक्स्ट्रा रह गया, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वजन हमारे पास है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 96 को ये बन जाएगा 200। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो क्या बन गया हमारे पास दो इक्वेशन, ए जमा 2b जमा सी 200 किलो। तो इसमें से 165 गया, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी घटाए तो क्या आएगा, 35 किलो। तो बी का वेट पूछा तो बी का वेट कितना आएगा, 35 किलो आएगा। तो इस पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, बी का वेट पूछा है तो बी का वेट आ जाएगा 35 किलो। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अग्निशमक यंत्र है, यानी कि आग बुझाने वाला। देखो, मिट्टी वगैरह डालते हैं आग बुझ जाती है, पानी से आग नहीं बुझती, ना ही ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है आग लगाने के लिए, और पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इसलिए पानी से जल्दी से आग नहीं बुझेगी। तो सबसे बेस्ट क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे होगी वहां पे आग नहीं लगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, सबसे बेस्ट है इसमें ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रश्न दिया है इसमें, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 की, किस किस के बीच में हुई थी ये बताना है हमने। तो 1760 का जो वांडीवास का युद्ध है ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रेंच लोग थे उनके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ी गई थी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, आयरकूट था, और फ्रांस की कमांड किसकी बात थी, काउंट थॉमस आर्डर डी लैली के हाथ में। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व दिखा रखा, अंग्रेज था आयरकूट और फ्रांसीसी था काउंट थॉमस आर्थर डी लिली। इसमें जीता कौन,
तो यह युद्ध देखो, यह युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरा जो कार्नेटिक युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुए थे ना कर्नाटक के, उसमें से तीसरा युद्ध का हिस्सा था ये, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया, इससे भारत में फ्रांसीसी की नींव खत्म हो गई। ठीक है, देखो युद्ध जितने भी हुए थे 99% सारे ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने ही जीते थे, ध्यान रखना। तो 1760 अंग्रेज और अंग्रेज जीत गए थे। तो तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था तीसरा जो वांडीवास का युद्ध था 1760 का, वो वाला। चौथा प्रश्न दिया है इसमें, हरियाणा के किस शहर में IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो IIM कहाँ है? रोहतक के अंदर। IIM कहाँ है हरियाणा में? रोहतक के अंदर है। पांचवा प्रश्न दिया है कि हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग, पहला ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर ई ऑफिस शुरू किया गया था। अब तो लगभग हर जगह ई ऑफिस हो गया है, फाइल वगैरह सारा ऑनलाइन काम होने लग गया। तो पहला डिपार्टमेंट था हरियाणा का ITI, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 दिया है, वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती है? एक आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है? देखो एक बच्चे के शरीर में होती है लगभग 300 हड्डी, और आदमी के शरीर में कितनी होती है? 206। अगला है सवाल नंबर 7, गणित का प्रश्न है ये। इसमें दिया गया है कि ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है, यानी कि ए का वेतन 6x है और बी का कितना है? 7x है। ए का वेतन में 5.5% की बढ़ोतरी होती है, तो अब उसका कुल वेतन हो जाता है 1,26,600 रुपये। तो बी का वेतन बताओ भाई, इसका जो वेतन है इसमें 5.5% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब ये नया वेतन बन गया 1,26,600। तो यहाँ से पहले एक्स का मान निकलेगा, तो पहले यहाँ का ए का एक्स का मान निकालना है, ये मान के चलो भाई 6x की वैल्यू आएगी, फिर 7 की निकालनी है। कैसे भी आप कर सकते हैं इसको, बस इसमें दिया है 5.5%, इसका खेल है सारा का सारा। तो देखो इसमें देखो, ए और बी का वेतन 6x 7x हो गया, ए का वेतन 6x बी का 7x। अब ए का वेतन बढ़ गया 5.5%, 5.5% ए का वेतन बढ़ चुका है। तो नया वेतन क्या हो जाएगा? देखो 6x वेतन था ए का शुरू में, ए का शुरू में 6x वेतन था, इसमें 5.5% जुड़ गया, तो 6x का 5.5% की 6x गुणा में 5.5/100, इसको किसमें जोड़ना है? 6x में। 6x को मना गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में 5.5/100 किसके बराबर है? 1,26,600 के बराबर। कहने का मतलब क्या है फिर यहाँ से कि 6x और ये बनेगा तो 100 105/100 करेंगे 1.055 किसके बराबर है? 1,26,600 के बराबर। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे इसको भाग करेंगे 6.33 से, तो x का मान आ जाएगा 20,000। x का मान आ गया 20,000। हमें b की सैलरी पूछिए, b की सैलरी थी कितनी? 7x। ए की पूछता तो 6x आता, 6 गुना 20,000 1,20,000 आता। बी का पूछा तो 7 गुना में 20,000 यानी कि 1,40,000। बी का प्रारंभिक वेतन था 1,40,000। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 1,40,000, ये है बी का वेतन। प्रश्न नंबर 8 दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? ब्रह्म समाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर्य समाज या इंडियन नेशनल आर्मी? तो इसमें देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करी थी। आर्य समाज 7 अप्रैल 1875। तो प्रश्न नंबर 8 का क्या उत्तर हो जाएगा? आर्य समाज, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें देखो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1978 को। 4 अप्रैल 1978, और इस संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1978 को। तो प्रश्न नंबर 9 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, गणित का सवाल है। इसमें दिया गया है कि एक दूसरे से सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर 3 संख्याएं हैं, और इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 है, अंतिम 2 का गुणनफल 165 है। तीनों संख्याओं का योगफल बताएं। देखो 3 को प्राइम नंबर है, को प्राइम का मतलब है तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों आपस में किसी से नहीं करती। जैसे एक 4 हो गई, एक 9 हो गई,
और एक 17 होगा, ये तीनों आपस में नहीं कटेगी, ये होते को प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें ये मत देखना सम संख्या है, विषम चार अभाज्य है या नहीं है, नो अभाज्य है या नहीं है। इसने कहा है को प्राइम सह अभाज्य, यानी कि आपस में किसी से भाग नहीं होनी चाहिए, ये बात कही है इसने। तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है, तीन संख्या हमने मान ली ए बी सी, पहली दो की गुणा दे रखी है 88, पहले दो की गुणा कितनी है 88, आखिरी दो की गुणा है 165, यानी कि ए गुणा बी 88 और बी गुणा सी 165 दे रखा है। जब हम इनको आपस में भाग देंगे ए गुणा बी बटे बी गुणा सी, तो बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए बटा सी, किसके बराबर है 88 बटे 165, 11 से काटेंगे 11 88 और 15, यानी कि ए बटा सी कितना आ गया 8 बटे 15, यानी कि ए कितना आ गया 8 और सी कितना आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा था ए गुणा बी बराबर 88, तो ए की वैल्यू रख दी 8, तो बी का मान कितना आ जाएगा 88 बटे 8 करेंगे तो 11, तो यानी कि तीनों संख्या कितनी आ गई, तीनों संख्या क्या क्या आएगी, ए आएगा 8, बी आ गया 11 और सी आ गया 15, इन तीनों का जोड़ बताना है 34, 8 जमा 11 जमा 15 बराबर 34, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 34। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 11 दिया है फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट, तो फोर्स को किस में लिखते हैं, न्यूटन में, किस में करते हैं, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है इसमें, न्यूटन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, काफ़ी सारी पीडीएफ काफ़ी सारा स्टडी मेट्स आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 12, ये इंग्लिश का है और ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, यानी कि नरेशन का। इसमें दिया कि कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील एट द स्कूल, कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील एट द स्कूल, तो देखो इसमें आई आस्क, ठीक है, कैन क्वेश्चन से स्टार्ट है तो इफ आएगा, सही, ठीक है, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड के अंदर, कैन किस में जाएगा, कुड के अंदर, तो यहाँ पर कैन है ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब देखो गेट है, प्रेजेंट की बात हो रही तो गेट किस में चेंज हो जाएगा, गोट में, किस में चेंज हो जाएगा, गोट में, क्योंकि सारी बात पास्ट में हुई थी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, रेलवे जोन बता रखे हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन गोरखपुर, साउथ ईस्ट भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, एक गलत है, वो कौन सा पेड़ इसमें से गलत है वो बताना है। तो देखो इसमें नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर दिया है, बिल्कुल सही है, साउथ ईस्ट का भुवनेश्वर दिया था जो गलत है, साउथ ईस्ट का है कोलकाता के अंदर, तो भुवनेश्वर किसका है, भुवनेश्वर है ईस्टर्न रेलवे का, खाली ईस्टर्न वाले का भुवनेश्वर है, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता के अंदर है, ये गलत दिया गया था। बाकी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर। देखो इसमें जो भुवनेश्वर है ये ईस्टर्न का नहीं है, ये है पूर्वी तट, यानी कि ये ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, ECOR, पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का है, और ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, ये भी सही है, साउथ ईस्टर्न का भी कोलकाता और ईस्टर्न का भी कोलकाता, ध्यान रखना, भुवनेश्वर है ईस्टर्न कोस्ट का। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे, भुवनेश्वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोलकाता ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 14, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सा नया जिला बनाया है, तो अभी नया जिला बना है हास्ती, दिसंबर 2025 के अंदर नया जिला बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, और वो है हास्ती, हिसार से अलग करके, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज टेकन बाय प्लांट्स इन द लीस्ट अमाउंट, ऐसा कौन सा तत्व पोषक तत्व जिसको पौधे सबसे कम मात्रा में लेते हैं। तो देखो इसमें पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो वो जिनकी पौधों को जरूरत ज्यादा होती है, मेजर न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे जिनकी कम आवश्यकता। तो सबसे पहले वो देखते हैं स्थूल पोषक तत्व, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसमें कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और एक है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है पौधे के लिए, इसमें सबसे इंपोर्टेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा जिनकी सबसे कम मात्रा में जरूरत है वो कौन कौन से हैं, तो वो है बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और क्लोरीन, ये वो तत्व है जिनकी मात्रा कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधे को।
तो ये जो दिए गए ऑप्शन इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जिंक ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो सबसे कम मात्रा में जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 16 दिया है आगे कि राहुल की मासिक आय 1,50,000 है और 1,500 रुपये बचाता है तो कितना परसेंट बचाता है। भाई 1,50,000 इनकम और 1,500 बचाता है, तो यानी कि 1.5 लाख का कितना परसेंट है, 1,500, 1%। कितने परसेंट बचाता है भैया, 1,500 बटे में 1,50,000 गुना में 100, तो काटो तो कितना आएगा, 1। यानी कि कितने परसेंट है उसकी इनकम का बचत, 1%। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से मुहावरा क्या होता है, कौन सा एक मुहावरा, आंख की लाली, आंख की गुठली, आंख का बल, आंख का तारा। तो ऑप्शन सी आंख का तारा। आंख का तारा क्या होता है, बहुत प्यारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, आंख का तारा। प्रश्न नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना। प्रीपोजिशन आएगी आई गो टू बेड ब्लैंक 10 o'clock। देखो टाइम दिया फिक्स, तो क्या आएगा, एट 10 o'clock। क्या आएगा, एट 10 o'clock। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 20 और इसमें है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष हमने इसमें करना है। देखो सभी पेन मेज है, सारे जो पेन है वो क्या है, टेबल है। सारे पेन क्या हो गए, टेबल हो गए। ऑल इरेजर्स आर पेन, सारे इरेजर पेन है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे बनेगा 3 सर्कल के अंदर सर्कल, सारे इरेजर जो है वो पेन हो गए और सारे पेन जो है वो टेबल हो गए, ऐसे ऐसे बनेगा इसमें। तो पहला देखो, ऑल पेन आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर नहीं भाई, ये गलत है। सारे पेन इरेजर नहीं है, केवल कुछ हिस्सा ही पेन के अंदर है। ऑल टेबल आर पेन, ये भी गलत है क्योंकि टेबल बाहर है, पेन अंदर है, तो दोनों में सेम बात है। कोई इरेजर मैच नहीं, देखो तीनों दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव वाला तो आंसर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब तीनों ही निष्कर्ष गलत दिए हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, किसी भी निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया आगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो वो है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह द्वंद्व पर, द्वंद्व जैसे सुख दुख, लाभ हानि, और इसमें बीच में हमेशा एक ऐसे डैश आएगा। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है, इसमें 2 शब्द होंगे और दोनों के बीच में एक छोटा सा डैश आएगा। लाभ हानि, सुख दुख, सुबह शाम, दिन रात, ऐसे एक साथ जोड़े से शब्द आते हैं और उनके बीच में एक छोटा सा डैश होता है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है और ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, 6 मित्र हैं और वे स्क्वायर की टेबल के सामने बैठे हैं, तो इनका सिटिंग अरेंजमेंट अब हमने बनाना, कैसे क्या ये बैठे हैं। देखो 6 मित्र हैं, 6 मित्र का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, सारे आमने सामने बैठ गए। इसने कहा कि राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भारत। मान लो भारत यहाँ बैठा है, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में राम बैठा है, यानी कि राम और भारत आमने सामने होंगे, राम और भारत आमने सामने हैं। ठीक है, अगला है कि अनिल इज बिटवीन भारत एंड दिलीप, भारत और दिलीप के बीच में अनिल है। तो मान लो अगर यहाँ पे दिलीप है तो यहाँ पे अनिल आएगा, यहाँ पे दिलीप है तो यहाँ पे अनिल आएगा, या तो इधर आएंगे या फिर राइट साइड में आएंगे, दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। उसके बाद दे रखा कि विजय इज बिटवीन राम एंड कृति, राम और कृति के बीच में विजय बैठा है। तो देखो राम है, अब दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन बना सकते हो क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही है। ठीक है, तो राम और कृति के बीच में कौन बैठा है, विजय, ये ऐसे बैठ गया। चाहिए वी और के इधर कर दो, डी और ए इधर कर दो, एक ही बात है ये। प्रश्न ने पूछा कि भारत और विजय के बीच में कौन बैठा है, ये भारत है और ये विजय है, तो भारत और विजय के बीच में कौन बैठा है, कीर्ति बैठा। अगर दोनों इधर बैठाएंगे तो भी वही आएगा, भारत और विजय के बीच में कौन आएगा, कीर्ति बैठा है। ठीक है, जो कार्ति जो स्पेलिंग लिखी वो बैठा है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत और विजय के बीच में बैठा है कार्ति। ऑप्शन ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारे पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 23, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है,
वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल अलाइनमेंट, महिला विशेषज्ञ, और उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। कार्डियोलॉजिस्ट होता है दिल की बीमारी से संबंधित। अगला है कि पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखो पेड़ को बोलते हैं वृक्ष, पादप, द्रुम, विटप, ये सारे पेड़ के पर्यायवाची हैं। सारे के सारे पेड़ के पर्यायवाची, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर आएगा। उपरोक्त सारे हैं, इनमें से कोई सारे के सारे पेड़ के पर्यायवाची ध्यान रखना, द्रुम भी, पादप भी और विटप भी। प्रश्न नंबर 25 है, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा ये बताना है जो इस आकृति को पूरा करे। तो देखो आकृति पूरी कैसे होगी? ऐसे, एक डंडा तो ऐसे जाएगा, एक ऊपर से आएगा और एक इधर से आएगा, 4 बनेगा ये। तो ये देखो इधर इतने में ही बन गए 4। ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 26। देखो ये 7 का 2401 से संबंध है, 3 का 441 से, तो 5 का संबंध किससे है ये बताना है। ठीक है, अब देखो 2441 किसका स्क्वायर होता है? 49 का, हमने पता है इसका। 441 किसका है? 21 का स्क्वायर। तो देखो 7 को 49 कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा में 7। 3 को 21 कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा में 7। यानी कि पहली संख्या को 7 से गुणा करो, तो 5 को 7 से गुणा करें कितना आएगा? 35। और 35 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 1225। पहली संख्या को 7 से गुणा करके उसका स्क्वायर कर रखा है, 1225। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दिया है माधोगढ़ का किला। तो माधोगढ़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। माधोगढ़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दिया है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में और 1981 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जो हरियाणा बोर्ड है, भिवानी बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। इसको कहाँ भेज दिया गया? भिवानी में। कब? 1981 में। जब हम भिवानी बोर्ड बोलते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसकी स्थापना पहले हुई थी चंडीगढ़ के अंदर 1969 में, और इसको भिवानी लाया गया था 1981 में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो पंडित जसराज कौन थे? शास्त्रीय संगीत से। किससे हैं? शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है गरिमा चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो गरिमा चौधरी किससे है? जूडो से। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। गरिमा चौधरी जूडो से संबंधित है। ऑप्शन ए उसका उत्तर लगा के आना है। प्रश्न नंबर 31 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना हमें ए, एन और द में से। जॉन हर्सल वाज ब्लैंक अर्बन काइंडली एंड जेनेरियस मैन। तो क्या आएगा? देखो अर्बन ऐसे शुरू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो जो वोवल से शुरू होता है कोई वर्ड, तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 दिया है निस उपसर्ग किस शब्द में है? कौन सा शब्द है जिसमें निस उपसर्ग लगा है? देखो निर, इसके अंदर तो निर प्लस अभिमान निर उपसर्ग है। निरुत्साह में है निर। देखो इन दोनों में निर लगा हुआ है, निर। निश्चित में लगा हुआ है, निस प्लस में चित्त, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी निश्चित शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे दिया है प्रश्न नंबर 33 कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। प्रश्न नंबर 34 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण और नगर क्षेत्र समिति, उपनगर समिति एवं पतन न्यास, यानी क्या क्या है ये देखो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एमसी बोलते हैं, शेड्यूल्ड रीजन अथॉरिटी, टाउन एरिया कमेटी, सब अर्बन कमेटी एंड पोर्ट ट्रस्ट। इनमें से लोकल बॉडी कौन सी है? तो देखो सारे के सारे इसमें लोकल बॉडी है, सिवाय किसको छोड़कर? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को छोड़कर। यानी कि 2, 3 और 4 ये सारी लोकल बॉडीज हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 दिया है यदि ब्याज त्रैमासिक देय है, यानी कि 3 महीने पर दिया जाता है, हर 3 महीने पर, तो 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज कितना होगा? देखो 5% वार्षिक दर है, 3 महीने के हिसाब से साल में कितने 3 महीने आते हैं? 4 बार, तो 5/4% दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 5/4%। अब निकालो 8,000, इसका 5/4% निकालो, 5/4 नीचे गुणा में 100,
तो जो 0 से 2 0 कटेगी, 4 दूनी 8, 20 5 100, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा 100 रुपये। सिंपल सा है, 5/4% निकालना 8,000 का, क्योंकि दर है भाई 3 महीने पूछा है, तो 3 महीने का मतलब क्या हो गया कि एक साल में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, तभी तो 12 महीने बनेंगे एक साल। तो मतलब इसका कितना हिस्सा है, चौथाई हिस्सा, ठीक है। और 3 महीने का ये पूछा, और त्रैमासिक ही हमें देना है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सवाल नंबर 36, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000 है, क्रय मूल्य 5,000, तो लाभ बताओ। देखो लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 6,000 में कोई चीज बेच दी 5,000 रुपए के लिए, कितने का लाभ हुआ, 1,000 रुपए का, कितने पर 5,000 पर, गुणा में 100, 3 0 से 3 0 पर 5 से काटें, कितना आएगा 20%। तो कोई चीज 5,000 में लेकर 6,000 में बेची, कितना परसेंट लाभ हो गया, 20,000 ना, सॉरी 20% लाभ हो गया। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों ने अंतर सरकारी कार्यदल में निर्विरोध किस देश को चुना है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कौन सा देश चुना गया है ISAR में, तो वो है भारत। 2026 से लेकर 2028 तक का कार्यकाल रहेगा भारत का, ठीक है, भारत चुना गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, आधे अधूरे रचना के रचनाकार कौन है। आधे अधूरे, और ये है मोहन राकेश। आधे अधूरे रचना के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 39 है कि हाल ही में CBI के डायरेक्टर जो उसका किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, तो वो है परवीन सूद। परवीन सूद जो CBI डायरेक्टर है, उनका कार्यकाल 1 साल का भी हाल ही में बढ़ाया गया है। प्रश्न नंबर 40 देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक डिसीजन लिया, भाई कोई पेटिशन फाइल की गई है किस अनुच्छेद के तहत, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसका जिक्र अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 101 का चर्चा। क्या है इसमें कि हाल ही में जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह, देखो पंजाब से सांसद है अमृतपाल सिंह, खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य है, इन्होंने संसद के सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। अमृतपाल सिंह जो है MP है पंजाब से, और इन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी, मैं संसद सदन में भाग लेना चाहता हूँ। अब क्यों करी थी, तो ये सारा जिक्र है अनुच्छेद 101 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 और इसका खंड 4, इसके अनुसार यदि कोई सांसद बिना सदन की अनुमति के, यानी कोई भी MP है, लगातार 60 दिन तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यानी कि लगातार 60 दिन तक अगर कोई भी संसद में नहीं आता, कोई भी MP बिना परमिशन के संसद की, भाई अगर छुट्टी पे है संसद को बिना बताए, बिना उसकी परमिशन के, अगर कोई लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, खाली घोषित कर सकता है, उसको MP हटा सकता है। और अमृतपाल सिंह ने इसी संभावित अयोग्यता से बचने के लिए उच्च न्यायालय की शरण की थी, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद नंबर 101 का खंड 4, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है संविधान का ये, कि कोई भी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो संसद जो है उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती। तो प्रश्न नंबर 40 का क्या उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 101, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। आगे है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 दिया है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा। इन द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस द शेप ऑफ द फ्लेम ऑफ कैंडल विल बी, जैसे मोमबत्ती जला रखी है तो उसकी लो लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी या गोल हो जाएगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो वेटलेसनेस की स्थिति कब आती है हमारे पास, जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो क्या होता है हमारा, जीरो हो जाए। G है जो 9.8 मीटर पर सेकंड, वो जीरो हो जाए। और भारहीनता की स्थिति, जैसे लिफ्ट एकदम फ्रीली फॉल करती है, ऊपर से नीचे लिफ्ट एकदम से गिरती है,
तब उसमें जी की वैल्यू 0 के बराबर होती है लगभग। तो देखो जैसे ही वेटलेसनेस की स्थिति आएगी तो चारों तरफ देखो जो मोमबत्ती है इसकी लो है चारों तरफ बराबर मात्रा में फैलाएगी, हवा बराबर मात्रा का प्रेशर रहेगा चारों तरफ से, हवा का प्रेशर चारों तरफ से बराबर रहेगा, इसलिए मोमबत्ती की लो का आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, लंबा नहीं भी होगा और ना छोटा होगा, कैसा आकार हो जाएगा, गोल आकार हो जाएगा। मोमबत्ती की जो लो ऊपर जलती है जो बत्ती ऊपर वाली उसका आकार। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, साइंस का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 42 दिया है, हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 की क्या विशेषता है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हरियाणा वाटर रिसोर्सेज एटलस 2025? तो इसमें दिया है कि हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 राज्य के तेजी से घटते जल स्तर और भूजल दोहन की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया एक एआई सिस्टम है। कैसा है? एआई संचालित भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है, जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है ये। और इसे हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की HWRA हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, हरियाणा जल संसाधन एटलस, हरियाणा वाटर रिसोर्स एटलस को एआई एक आर्टिफिशियल जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है ये। और इसकी सबसे मुख्य खासियत बात क्या है इसकी, तो ये है डाटा इंटीग्रेशन। सबसे मेन काम है इसका स्टैटिक डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन का इसका मुख्य काम है, रियल टाइम जानकारी ये देता है, डाटा इंटीग्रेट करता है और गंभीर स्थिति की ये पहचान करता है। तो इसके हिसाब से क्या बनाएगा, ये एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड का निर्माण करता है जिसमें रियल टाइम डाटा हमें मिलता है, सारी परिस्थितियों के बारे में बताता है हमें। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इसके अंदर होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 देखो, इसमें दिया है यदि दो संख्याओं का जोड़ 11 है, भाई एक संख्या x है दूसरी y है, दोनों का जोड़ कितना हो गया 11, उनके वर्गों का जोड़ 65 है, यानी कि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 65 है, तो उनका क्यूब बताओ, क्यूब का जोड़ बताओ, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा ये हमने बताना है। देखो इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले से, दूसरा क्या है भाई दो संख्या जिनका जोड़ 11 होता है, 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6, ये बनेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद तो 6 5 4 7 उल्टा चल जाएगा, ये 5 जोड़े हैं जिनका जोड़ 11 बनेगा, दो संख्याएं। अब इनमें से किसका स्क्वायर का जोड़ 65 बनेगा? देखो 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, 65 से ज्यादा हो गया तो ये जोड़ा हट गया। इसमें एक संख्या 9 है, 9 का स्क्वायर 65 बनेगा, ये भी हट गया, 81 बनेगा, 65 से ज्यादा बनेगा। तीसरा है 8, 8वां तो 64 और 3 तिया 9, ये भी 65 से ज्यादा। तो अब दो संख्या या तो 4 7 है या फिर 6 5। अब इसमें 4 7 का देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का 49, कितना बन गया 65 बन गया ना। और इसका जोड़ेंगे तो 6 6 36 और 5 5 25, ये बनेगा 61। हमें दिया है इनके स्क्वायर का जोड़ 65, तो इसका मतलब संख्या क्या हो गई 4 और 7। कहने का मतलब है एक संख्या कितनी हो गई 4 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 7। समझ गए? अब इनके क्यूब का जोड़ बताना, 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 7 का कितना होगा 343, 64 जमा 343 कितना हो गया 407, क्या हो गया 407। या फिर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लगा लेना, एक्स प्लस वाई करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 43 का। सवाल नंबर 44 है आलोक, आलोक का विपरीत अर्थ क्या होगा? देखो आलोक का मतलब होता है प्रकाश करना, दीप्ति, ज्योति, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। इसका विपरीत पूछा है तो वो होगा अंधकार। आलोक का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, अंधकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 दिया है आगे, अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर करता है? तो अम्बाड़ा सिंचाई के लिए किस पर निर्भर होता है? नहर पर। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर करता है? नहरों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखो, थाइमिन कौन सा विटामिन है? थाइमिन विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B2 या फिर विटामिन B1? तो वह सभी विटामिन का साइंटिफिक नेम देखते हैं, थाइमिन कौन सा विटामिन होता है। तो देखो इसमें विटामिन B1 का नाम है थाइमिन, विटामिन ए सबसे पहला विटामिन ए उसका नाम है रेटिनोल, रेटिनोल विटामिन ए का है। फिर बी के अलग अलग है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। ठीक है, उसके बाद C D E और लास्ट में है के। तो विटामिन B1 को है थाइमिन नाम, B2 का नाम है
राइबोफ्लोविन, B3 का नाम है नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है B5 का नाम, और एक B12 का नाम। ये दो नाम बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को है बायोटीन, B9 का है फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है। B12 होता है साइनोकोबालामाइन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरोल, E टैकोफेरोल। ठीक है, और F फेनोक्विन, विटामिन के फेनोक्विन होता है ये। तो ये सारे साइंटिफिक नेम है विटामिन के। हमसे पूछा थायमिन, तो थायमिन है विटामिन B1 का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 46 इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन B1 का नाम है थायमिन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुष और महिलाएं हरियाणा की दोनों करते हैं? तो वो लोक नृत्य कौन सा है? तो वो होता है होली के ऊपर। कौन सा? फाग नृत्य। फाग नृत्य है, देखो तीज आती सावन के महीने में अंदर। ठीक है, फाग नृत्य है जिस पर महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ भाग लेते हैं। सांग होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का, फाग नृत्य। प्रश्न नंबर 48 दिया है आगे, अभ्युदय का समानार्थी शब्द बताओ। अभ्युदय का मतलब होता है उत्थान, आगे बढ़ना, उन्नति होना। अभ्युदय का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्थान। प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 है, 4 भाग दे रखे, एक वाक्य किसमें एरर है? माई मैटरनल अंकल सही है। हैज बिन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा है कब से? सिंस 5 ईयर। देखो सिंस 5 ईयर्स का कोई मतलब नहीं है। सिंस यूज होता है फिक्स टाइम के साथ, सिंस 2008, 2009, सिंस 2010। इसमें रहेगा 5 ईयर, कौन से 5 साल? पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल। तो यहाँ पर आएगा सिंस की जगह क्या आएगा? 4। सिंस की जगह क्या आएगा? 4। ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर इसमें एरर दिया गया है, पार्ट सी के अंदर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 50, और प्रश्न नंबर 50 दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई स्पीकर है लोकसभा का और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा का, उसके बारे में बताना है। अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे, यानी कि अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री डिसाइड करे किस दिन इलेक्शन होगा इसका, और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा। दूसरा है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि का होगा जो अध्यक्ष नियत करे, और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इसकी तिथि की सूचना भेजेगा। तीसरा है कि इस प्रकार नियत तिथि से पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में। देखो स्पीकर का चुनाव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो सभी को नोटिस देगा, जो भी मेंबर है लोकसभा के उसको। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा ये डिसाइड करेगा स्पीकर, और सेक्रेटरी जनरल जो है वो सभी मेंबर को इसका नोटिस देगा। और एक दिन दोपहर से पहले, कल का इलेक्शन आज दोपहर से पहले तक कोई भी एक मेंबर जाकर बता सकता है कि ये डिप्टी स्पीकर इस हाउस का चुना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन इनमें से सही है, कौन सा गलत है, वो हमने बताना है। तो देखो इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में जो विवरण है वो इस प्रकार है। देखो अध्यक्ष का चुनाव जो है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष जो बनेगा उसकी तारीख भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, प्रेसिडेंट निर्धारित करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता। पहली स्टेटमेंट हमें यही दे रखी थी कि लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि प्रधानमंत्री निर्धारित करता, जो गलत है। कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की। अच्छा दूसरा था उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का चुनाव की तारीख अध्यक्ष ही डिसाइड करता, वो सही थी। और इसकी सूचना जो सचिव होता है वो प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजकर इसको करता है, ये भी बिल्कुल सही था। सिंपल जिसमें गलती थी वो यही थी कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता। तो इसमें यही पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, और इसमें दिया है कि आधुनिक युग के कृष्णायन नामक महाकाव्य किसने लिखा था? कृष्णायन महाकाव्य
और ये लिखा था द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने 1942 में कृष्णायन नामक महाकाव्य लिखा था। द्वारका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 देखो, इनका वेन डायग्राम बनाना है किस किस का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का। अब देखो तीनों अलग अलग खेल हैं, फुटबॉल अलग है, वॉलीबॉल अलग है, बास्केटबॉल अलग है। ये मत कहना तीनों में बॉल यूज होती है, बॉल के बारे में कुछ है नहीं। फुटबॉल पैरों से खेलते हैं, बास्केटबॉल ऐसे जंपिंग वाली होती है और वॉलीबॉल में प्योर हाथ से का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 का एंटोनियम बताना है और वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या करना है, किसी को शामिल करना, सम्मिलित करना। तो इंक्लूड का एंटोनियम यानी कि उल्टा तो हो जाएगा एक्सक्लूड, बाहर निकालना। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा एक्सक्लूड। आगे क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें दिया है कि किसने 2010 राष्ट्रीय मंडल खेलों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत का प्रथम गोल्ड मेडल जीता था। Who won India's first gold medal in women's wrestling in the 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी एट 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये कौन थी, गीता फोगाट। किसने जीता था ये, गीता फोगाट ने। ऑप्शन बी आंसर होगा प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 देखिए, किस हरियाणवी ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की F64 भाला फेंक स्पर्धा में 74.82 मीटर का थ्रो करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखो भाला फेंकना और जेवलिन थ्रो वाले हैं और पैरा गेम्स की बात हो रही है, ये पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसमें किसने जीता था गोल्ड मेडल, तो ये है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता F64 भाला जो जेवलिन थ्रो स्पर्धा है उसके अंदर, इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। एक बात ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा तो ऑप्शन से बाहर हो गया क्योंकि पैरा एथलेटिक्स, पैरा वो होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, हैंडीकैप जो लोग होते हैं वो पैरा ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 56 है और इसमें दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। जिसका नाम सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से जिसका नाम ले तो वो होता है अग्रगण्य। अग्रगण्य जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का। प्रश्न नंबर 57 ये गणित का सवाल है और इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4x बराबर 1, तो कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोट की पावर 4x क्या होगा। तो देखो इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के। यानी कि साइन की पावर 4x किसके बराबर आ गई, कोस की पावर 4x के बराबर आ गई। ठीक है, अब हमें दिया है कोट स्क्वायर एक्स जमा कोट की पावर 4x, इसका मान बताओ। तो कोट किसके बराबर होता है, कोस बटे साइन। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स। कोट की पावर 4 क्या हो जाएगी, कोस की पावर 4 बटे साइन की पावर 4। अब साइन की पावर 4 की जगह क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सारी पुट करेंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर, साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 बटे साइन की पावर 2 प्लस ये साइन की पावर 8 बटे साइन की पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि कोस स्क्वायर बराबर साइन की पावर 4 और कोस की 4 करेंगे तो ये पावर डबल हो जाएगी 8। अब देखो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, फिर से हमारी इक्वेशन फिर से क्या बन गई। तो ये देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन की पावर 4 से एक पावर 4 करी क्या बचेगा, साइन की पावर 4x। सबसे पहले यही दिया है साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x के बराबर 1 के बराबर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1। ये इसका डिटेल में सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। सिंपल ये पहली क्वेश्चन दे रखी है, उसी से हमने सारा सोल्व करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, एक उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। आ गया प्रश्न नंबर 58 और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम वेरी लेट, आई मस्ट रीच देयर ब्लैंक, आई कैन। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे वहां पर जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी पहुंचना है। तो एज फास्ट एज आई कैन क्या आएगा, एज फास्ट है जितना जल्दी हो सके, जितना तेज हो सके उतना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 में मिरर इमेज बतानी। देखो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में गलती मत करना, सारा मत देखने बैठना। पहले तो ये देखो डी ऐसे है ना सीधा, तो इसका मतलब डी उल्टा बनेगा ऐसे। तो जिस ऑप्शन में डी सीधा है वो ऑप्शन काट दो। तो इस ऑप्शन में डी सीधा है ना, ऑप्शन सी कट गया, कट गया। अभी देखो 3 ऐसे है तो 3 कैसे बनेगा, ऐसे उल्टा।
लेकिन जिस ऑप्शन में सीधा 3 लिखा वो ऑप्शन काट दो, ऑप्शन बी के अंदर लिखा तो ऑप्शन बी कट गया। अब देखो टी का तो टी रहेगा ऐसा, ई देखो ई ऐसे इधर तो ई बनेगा ऐसे उल्टा। अब जिसमें सीधा ई दे रखा वो ऑप्शन काट दो, सीधा ई ऑप्शन डी के अंदर दिया तो ऑप्शन डी कट गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 है, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। वेरी, वेरी वर्ड का सिनोनियम हमने बताना है। प्राइस इज वेरी वाइडली फ्रॉम शॉप टू शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान पर रेट अलग अलग होते हैं। वेरी करना मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफर। ऑप्शन डी वेरी, वी ए आर वाई, एक वी ई आर वाई वो होता बहुत, वेरी मच बहुत अधिक, वेरी का होता था बहुत, और ये होता वेरी यानी कि वेराइटी वर्ड जो बनता है वेरी से बना, अलग अलग। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डिफर। अगला है प्रश्न नंबर 61, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। विच वन इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक एसिड। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं बेंजोइक एसिड का। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। सवाल नंबर 62, और इसमें दिया है ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसको 18 दिन में करता है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। सी अकेला शेष काम 6 दिन में करता है और इसके लिए सी को मिलते हैं 3240 रुपए। अच्छा, यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 3240, सभी तीनों को ए बी सी और सी को टोटल 3240 रुपए मिले, तो सी ने अकेले ने 6 दिन काम किया तो सी को कितने रुपए मिले ये बताना हमने। सी का हिस्सा बताना है, सी को कितना हिस्सा मिला। तो देखो इसने ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 36। ए 12 दिन में करता तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 36/12 3 आ जाएगी। बी क्या आएगा? 36/18 2। अब ए और बी दोनों ने, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2, 3 और जो 5, और 4 दिन इन्होंने काम किया है, तो 5 गुणा 4 टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने? 20 यूनिट। काम था टोटल 36 यूनिट। ए प्लस बी ने 4 दिन में 20 यूनिट काम करे, कितना काम रह गया? 16 यूनिट। इस 16 यूनिट काम के कितने पैसे मिले ये बताना है, क्योंकि 16 यूनिट काम सी ने करा है। हमें इसी से कोई मतलब नहीं कि सी ने वो काम कितने दिन में पूरा किया, क्योंकि इसने लास्ट में सी का हिस्सा पूछा है। देखो 36 यूनिट जो टोटल काम था उसके इनको पैसे मिले हैं 3240 रुपये। टोटल काम 36 यूनिट माना हमने, उसके पैसे मिल गए हैं इनको 3240 रुपये। तो 16 यूनिट के कितने मिलेंगे? तो 3240 बटे में 36 गुणा में 16, ये काटें तो कितना आएगा? 1440 रुपये। हमसे इसने सिर्फ सी का हिस्सा पूछा, सी का कितना हिस्सा है? 1440 रुपये। सी के दिनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 16 यूनिट काम बच गया। हमें काम से मतलब है, पैसे हमेशा काम के हिसाब से दिए जाएंगे, कितना काम आपने करा है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? सी को कितना हिस्सा मिला? 1440 रुपए सी को मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 1440 रुपए सी को मिले हैं। अगला है सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में क्या दिया है कि एक मिश्रण में, एक मिक्सचर के अंदर स्प्रिट और पानी 3:2 के अंदर, स्प्रिट 3 है, पानी 2 है, इसमें 2 लीटर और पानी मिला दिया तो अनुपात हो गया 5:4। तो इसमें स्प्रिट की मात्रा बताओ, मिश्रण में स्प्रिट कितना है? देखो स्प्रिट और वाटर कितना है? 3:2। अब इसमें पानी मिला दिया और नया मिक्सचर हो गया 5:4। देखो सीधी सी बात है, पानी मिलाया गया है, स्प्रिट और वाटर है, ठीक है, और पानी इसके अंदर मिला दिया गया, 3:2 था, अब हो गई ये 5:4। पानी हमने मिलाया तो इसका मतलब स्प्रिट बराबर होना चाहिए, जो पहले था उतना ही, तो इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 3 से, स्प्रिट की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो अब कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 3 5 15, 3 चौक 12। इसके अंदर पानी मिला कितना है? 2 लीटर, और एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया था? 2 लीटर। तो हमारा क्वेश्चन सीधा बन गया, स्पीड कितना है इसमें? 15 लीटर, सीधा का सीधा ही बन गया। अगर ये मात्रा अलग होती भाई 2 है और उसमें कहता कि 4 लीटर पानी मिला गया, तो 2 का डबल है, तो इसको 2 से गुणा करते, तो मतलब इसमें स्प्लिट 30 लीटर आता। सारी चीज को, सारी क्वेश्चन को 2 से गुणा करनी पड़ती। लेकिन अब देखो पानी 10 से 12 हो गया, 2 लीटर बढ़ गया, प्रश्न में भी हमें से यही दिया गया है कि पानी 2 लीटर बढ़ गया, तो इसमें स्प्रिट की कितना, स्प्रिट की मात्रा कितनी आ जाएगी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 15। ठीक है, स्प्रिट कितना था? 15 लीटर। आगे है प्रश्न नंबर 64, और प्रश्न नंबर 64 में जो दिया है वो है कि इनमें से सीमेंट का मेन घटक क्या है?
सीमेंट जो बनती है वो किस किस चीज़ से बनती है ये बताना है। तो इसमें देखो सीमेंट की संरचना में क्या क्या लगता है। सबसे लगता है चूना, लाइम। 60 से लेकर 65% तक सीमेंट के अंदर चूना मिलाया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सिलिका। सिलिका होती है लगभग 20 से लेकर 25% तक। फिर एल्यूमिना मिलाया मिलाया जाता है 3 से लेकर 8% तक। वो 1% के लगभग इसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। सीमेंट के अंदर जिप्सम भी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? जो सीमेंट हमारी जमती है ना, सीमेंट का घोल बना दिया उसको ईंट चिपकाने के लिए, तो घोल आराम से जमे, टाइम लगाए। अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो गीला होते ही जम जाएगा। इस वजह से सीमेंट जो सख्त होती है उसमें टाइम लगे, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन था कि सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, तो सीमेंट का सबसे मेन कंपोनेंट है लाइम, चूना। तो प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। आगे है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में ये साइंस का प्रश्न है और इसमें क्या दे रखा है कि एक साइड तो बीमारियों का नाम दे रखा है। ये 4 अलग अलग बीमारियां हैं और किस बीमारी में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, किस बीमारी में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो देखो मोटी मोटी एक दो बीमारी का हमें पता हो, जैसे ये है इंसेफेलाइटिस और ये हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दिमाग की बीमारी है। दूसरा दूसरा है एक लुकेमिया का, लुकेमिया। और लुकेमिया होता है बोन मैरो के अंदर, जो आरबीसी है उससे संबंधित है ये। फिलेरिया ये लिम्फ नोड से संबंधित है। मलेरिया ये हमारी ब्लड सेल को प्रभावित करता है। यानी कि 2 3 4 1। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, 2 3 4 1। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 दिया है कि पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल। तो पास्कल हम क्या मापते हैं? पास्कल में प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिखा जाता है प्रेशर को। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। और इसमें दिया गया है कि सी हैड ट्रेन्ड हरसेल्फ टू शो ब्लैंक और नो इमोशन नो मैटर व्हाट हैपन टू हर। उसको इस हिसाब से ट्रेंड किया गया है कि वो तो या तो बिल्कुल थोड़ा सा या फिर कोई भी इमोशन नहीं दिखाए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इसमें क्या आएगा? लिटिल। क्या आएगा? लिटिल। या तो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाए या फिर बिल्कुल भी कोई इमोशन ना दिखाए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68, प्रश्न नंबर 68। मेंढक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाला, ठंडे खून वाला पशु। देखो दो होते, एक कोल्ड ब्लडेड और एक होता हॉट ब्लडेड, ठंडे और गर्म खून का। कुत्ता जैसे, कुत्ता है हॉट ब्लड, कुत्ते को अगर हम ठंड में छोड़ देंगे तो भी वो अपनी देह को गर्म कर लेता है अपने बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, लेकिन मेंढक क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? उसको बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। बाहर ठंड है तो उसको ठंड रखे लगेगी, वो गर्म नहीं कर सकता खुद को। बाहर गर्मी है तो गर्म रहेगा, वो खुद को ठंडा नहीं कर सकता। तो मेंढक क्या है? कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बिल्कुल सही है। कुत्ता क्या है? हॉट ब्लडेड एनिमल है। ऑप्शन ए आंसर होगा प्रश्न नंबर 68 का। आ गया प्रश्न नंबर 69। कुंवर नारायण जिनका 2017 में निधन हुआ वो किससे संबंधित थे? कुंवर नारायण जिनका 2017 में निधन हुआ वो किससे संबंधित थे? पॉलिटिशियन थे, म्यूजिशियन थे, गेम से थे या फिर कोई पोइट वगैरह थे? ये बताना है हमें। तो यहाँ देखो अब कि कुंवर नारायण 15 नवंबर 2017 को जिनका निधन हो गया वह हिंदी साहित्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हिंदी साहित्य से। ये एक साहित्यकार थे, एक कवि थे। ठीक है, अलग अलग कविताएं इन्होंने लिखी थी, काव्य रचनाएं हैं अलग। एक तीसरा सप्तक नामक जो लिखा गया था जो कवियों के समूह ने, उसमें से एक कवि थे ये। इसके अलावा रचनाएं हैं इनकी चक्रव्यूह, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, लेखक और आलोचक भी ये रहे हैं। इसके अलावा इनको सम्मानित भी किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2005 में, पद्म भूषण दिया गया था 2009 के अंदर। तो कौन है ये? एक कवि है, काव्य से संबंधित रखते हैं ये। तो प्रश्न नंबर 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? पोइट्री, काव्य से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब है? गुरुद्वारा नाडा साहिब ये पंचकुला का महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है पंचकुला के अंदर,
जो भी बच्चा कभी भी कोई फिजिकल वगैरह पीएमटी देने कहीं भी गया होगा तो यहाँ पर जरूर रुकता है, गुरुद्वारा नाडा साहिब में। अगर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है तो यहीं पे जाके रुकते हैं, गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला। प्रश्न नंबर 71 देखो, सूर्य मंदिर में से कौन सा एक पाटन गुजरात के अंदर स्थित है? देखो अलग अलग सूर्य मंदिर हैं। कोणार्क उड़ीसा के अंदर है तो सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। लेकिन गुजरात में कौन सा है? तो वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश का शासक था। कौन था? भीमदेव प्रथम। भीमदेव फर्स्ट ने ये बनवाया था, सोलंकी वंश का शासक था भीमदेव प्रथम। उसने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मोढेरा सूर्य मंदिर पाटन गुजरात के अंदर है। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 71 का। आ गया प्रश्न नंबर 72, आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे है प्रश्न नंबर 73। यह है दिशा का सवाल। आई और जे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो जे किस दिशा की ओर मुंह कर रहा है? देखो डायरेक्शन का सवाल है, ऐसे डायरेक्शन बना लो, हमें सिर्फ इतना ही पता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। आई जो है किस साइड मुंह कर रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर, साउथ वेस्ट। आई का मुंह इधर है दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब आई इधर खड़ा है। तो आई के सामने कौन खड़ा है? जे। जे का मुंह होगा इधर आई की साइड, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ऑप्शन सी और डी तो एक ही है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ भी ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी। क्वेश्चन नंबर 73 का। आगे है 74 नंबर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी पत्थर है चांद से लेके पृथ्वी पर लाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका मास बदल जाएगा, उसका वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। मास और वेट दोनों बदल जाएंगे, या फिर ना तो मास चेंज हो गया, वेट चेंज भी नहीं होगा। देखो वेट किसके बराबर होता है? mg के, मास इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चांद पर जो जी की वैल्यू है वो धरती से 1/6 है। ठीक है, धरती पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है चांद पर 1/6 है, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी धरती पर आते ही, सॉरी ज्यादा हो जाएगी जी की। चांद पे 1/6 है, धरती पे आते 6 गुना हो जाएगी। मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो बदलेगा क्या? वेट बदल जाएगा। वेट किसके बराबर होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती पर जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद पर ये है 1/6 हिस्सा, तो चांद से आते इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ इसका वेट चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर 75 है। प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया है कि खालिस्तान क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, यानी कि विच सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। देखो सबसे ज्यादा रोजगार होता है कृषि के अंदर, उसके बाद दूसरा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार है कृषि के बाद? तो वो है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। प्रश्न नंबर 76 दिया है कि सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देखो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर, महिला राज्यपाल, और वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की, 1947 में ही बन गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 77 है कि सत सहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? सत सहस्त्री, देखो सत मतलब 100 और सहस्त्र का मतलब होता है 1000, यानी कि 100 गुना में 1000 यानी कि 1 लाख। 1 लाख श्लोक है इसके अंदर, इसलिए इसको सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। किसको? महाभारत को। किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता भी महाभारत को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। प्रश्न नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, और ये फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि अजीत कुमार का पुत्र है,
कुमार की बहन है सुष्मिता, उसके 2 बेटे हैं दीपक और हरिश्मा। बाबू दीपक का मामा है तो हरिश्मा, अरे देखो भाई इस क्वेश्चन को तो करने की जरूरत नहीं। देखो दीपक और एक पुत्री हरिश्मा है, किसकी है? सुष्मिता की। ठीक है, सुष्मिता का एक लड़का है दीपक और एक बेटी है हरिश्मा। तो दीपक का मामा कौन है? बाबू। तो बाबू हरिश्मा का भी क्या लगेगा? मामा ही लगेगा। भाई दीपक और हरिश्मा दोनों बहन भाई है, तो दीपक का मामा लगेगा वो हरिश्मा की भी मामा लगेगा। तो बाबू क्या लगेगा? हरिश्मा का मामा। तो हरिश्मा बाबू की क्या लगेगी? भांजी। क्या लगेगी? भांजी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो पूछा क्या। ये पहली 2 लाइन तो बेकार है, अजित कुमार का पुत्र, कुमार की बहन सुष्मिता, इतना तो बेकार है। आगे क्वेश्चन है दीपक और हरिश्मा, ये दोनों बहन भाई हैं, दीपक का मामा है बाबू, तो हरिश्मा का मामा कौन होगा? बाबू। तो हरिश्मा बाबू की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 देखो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड कब होती है? तो सबसे ज्यादा ठंड होती है हरियाणा में दिसंबर जनवरी के महीने में। दिसंबर और जनवरी के महीने में। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 का। आ गया प्रश्न नंबर 80। हाल ही में किस जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय युवा दिवस महोत्सव आयोजित किया गया? देखो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर साल। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर यूथ डे मनाया जाता है। तो 12 जनवरी 2025 की बात है, राज्य स्तरीय युवा दिवस समारोह ये हुआ था पंचकुला के अंदर। सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी यहाँ पर चीफ गेस्ट थे उस प्रोग्राम में। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का। प्रश्न नंबर 81 दिया है आगे, देश की पहली श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? कितने स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाएगी? तो ये जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया 18 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। 126 स्टूडेंट को डिग्रियां दी गई थी। ठीक है, न्यूज की हेडलाइन थी, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। 18 अप्रैल कुरुक्षेत्र, आपको ध्यान रखना है बस इसके अंदर। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 82 है कि वर्तमान की हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? कितने नंबर की हरियाणा में विधानसभा चल रही है? देखो पहली विधानसभा चली थी हरियाणा की 1966 से। अब कौन सी वाली चल रही है? तो अब इलेक्शन हुए थे 2024 के अंदर, सीएम है नायब सिंह सैनी। कौन से नंबर की है ये? 15वें नंबर की। हरियाणा में फिलहाल कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है? 15वें नंबर की चल रही है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आ गया प्रश्न नंबर 83। चैत चौदस का मेला किस जिले में लगता है? चैत चौदस का मेला किस जिले के अंदर लगता है? तो इसमें देखो चैत चौदस का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा में लगता है, सरस्वती तीर्थ पर। चैत चौदस का मेला लगता है कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा के अंदर। ठीक है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये मेला आयोजित किया जाता है कुरुक्षेत्र के पेहोवा में, सरस्वती तीर्थ के ऊपर। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाए? देखो पेहोवा ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। वैसे आपको ध्यान रखना पेहोवा, पेवा। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 83 का। आगे है प्रश्न नंबर 84 और ये है सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें क्या दिया है कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक गोलाकार मैच पर बैठे एक दूसरे की एक दूसरे की तरफ मुंह करके। ए जो है वो एफ के सामने और बी के दाएं ओर से तीसरे नंबर पर बैठा है। ए के सामने है एफ और ए जो है बी के दाएं से तीसरे नंबर पर है। जी है वो एफ और डी के बीच में बैठा है। एच है वो डी के बाईं ओर बैठा है। ई है वो सी और ए के बीच में बैठा है। तो ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ये हमने इसमें बताना है। ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है ये हमने इसमें बताना है। ठीक है, 8 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट करने के लिए हम 8 फ्रेंड की लोकेशन बना लेते हैं। 8 फ्रेंड बनाने के लिए आपको एक ऐसे सर्कल ये बना लेना है। ये 8 फ्रेंड हो गए, सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे हैं। ए जो है वो एफ को फेस कर रहा है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखो बी यहाँ बैठा है मान लो नीचे नीचे, तो बी का थर्ड राइट कौन सा होगा? राइट साइड ये होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बैठा ए। ए के सामने कौन बैठा है? एफ। ए और एफ आमने सामने बैठ गए। ई जो है वो सी और ए के बीच में बैठा है। ई जो है वो ए और सी के बीच में, तो या तो सी इधर आ सकता है या फिर सी इधर आ सकता है, दोनों में से कहीं एक आएगा। ठीक है,
आगे है जी है, वो एफ और डी के बीच में बैठा है। देखो एफ यहाँ है, तो अब देखो सी इधर आ नहीं सकता क्योंकि एफ और डी के बीच में बैठा है जी, तो मतलब डी यहाँ आएगा, एफ यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा जी। तो इसका मतलब सी यहाँ आएगा, सी और ए के बीच में बैठा है ई। ठीक है, तो अगर हम इसको शुरू से अगर बनाएं तो ये अब हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ ये रह गया, इधर बी था, यहाँ पे ए था थर्ड राइट में, ए के सामने था एफ, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, ए और सी के बीच में ई है, ए तो सी इधर आएगा, इसके बीच में कौन बैठा, ई बैठा है। और इसके बाद बस ये था, तो बच गया कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच यहाँ आ जाएगा। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए का थर्ड राइट में कौन है, ए का थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। ए के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड राइट में जी बैठा है। आगे है प्रश्न नंबर 85, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है। पेरिस का प्लास्टर, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फार्मूला है CaSO4.12H2O। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, साइंटिफिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। अच्छा, जिप्सम भी होता है, वो होता है CaSO4.2H2O। देखो जिप्सम में से अगर पानी निकाल देंगे तो वो बनाएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे टूटी हुई हड्डियों के ऊपर जो हमारे ऊपर प्लास्टर करते हैं, वो घरों में जो POP यूज करते हैं वो यही यही होता है, जो हाथ के ऊपर प्लास्टर चढ़ता है ना, वही होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, तो ये फार्मूला ध्यान रखना, CaSO4.12H2O। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, CaSO4.12H2O। आ गया प्रश्न नंबर 86, गणित का सवाल है, एक लंबवत शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी लंबाई है शंकु की 24 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या बताओ। तो देखो शंकु का आयतन दिया है 1232, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, पाई का मान 22/7, एच की वैल्यू दे रखी है 24। ठीक है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1232 इस 7 और 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 22 गुणा में 24, ये सारा काटेंगे तो ऊपर बचेगा 49, आर स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा हमारा, और आर निकालेंगे तो 49 का रूट करेंगे क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 87 दिया है, इसमें है कि जब घड़ी की सुई में 5:49 का समय है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में बड़े छोटे कोण का मान क्या होगा। 5:49, यानी कि एक सुई तो 6 से पीछे है और एक सुई 10 के आसपास है, बड़ी वाली सुई, तो जो छोटा कोण बनेगा वो क्या रहेगा, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो इसमें टाइम है 5:49, तो इसमें फार्मूला लगेगा 11/2m-30h, और इसके बाहर मोड़ लिया गया, यानी कि उत्तर हमेशा इसका पॉजिटिव बाहर आएगा, बेशक से उत्तर नेगेटिव बचो। 11/2m-30h, एच का मतलब आवर घंटा, 5 एम मतलब मिनट, मिनट है 49, तो एम की वैल्यू 49, एच की वैल्यू 5। तो यहाँ पर रखेंगे 11/2, एम की वैल्यू 49, एच की वैल्यू 5, ये कितना बजा 150, और 11/2 गुणा 49 करेंगे बनेगा 269.5, 269.5 में से 150 के बाद कितना बनेगा, 119.5 डिग्री। तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में छोटा कोण बनेगा 119.5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 119.5 डिग्री का कोण बनेगा। आ गया प्रश्न नंबर 88, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा में किस जिले से गिरफ्तार किया गया। देखो 30 जुलाई की बात हो रही है, सबसे पहले गांधी जी हरियाणा में गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था, पलवल रेलवे स्टेशन से। पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 में। 30 जुलाई 1919 को इनको कहां से गिरफ्तार किया गया था, हिसार जिले से। और रोल एक्ट के विरोध के संबंध में वहां पर गए थे, तब इनको अरेस्ट किया गया था 30 जुलाई 1919 को। इससे पहले अरेस्ट किए गए थे हरियाणा में 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से। पेपर एक पूछा था सबसे पहले हरियाणा में कहाँ गिरफ्तार हुए थे, तो पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया था। 30 जुलाई को हुए थे ये हिसार से।
ठीक है, हिसार से। ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 दिया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? तो सूर्य को 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सूरज की जो लाइट है उसको धरती तक पहुंचने में। तो इसमें 8 मिनट दिया, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 90 दिया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस दे रखी है कि आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। तो आई रिमेंबर, ठीक है, माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, इसको वॉइस चेंज करनी है, इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो देखो इसमें क्या आएगा, आई रिमेंबर सेम आएगा। देखो सिंपल है तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं देगा, तो बींग आ जाएगा। माई फादर टेकिंग मी का क्या हो जाएगा, टेकन टू मी थिएटर बाई माई, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाई माई फादर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी आंसर आएगा इसका, पेशिव वॉइस में। 91 नंबर दिया आगे, महा प्लस औषध का संधि शब्द क्या बनेगा? तो ये बनेगा महौषध। ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 दिया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक वुमेन वेलफेयर स्कीम है, एक रोजगार के लिए है, एक लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, किससे संबंधित है? तो देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह कमजोर और गरीब वर्गों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना बीमा योजना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ये, दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें देखो इस स्कीम के तहत अगर कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो गया, फिर परमानेंट विकलांग हो जाता है, तो उसको सरकार 2 लाख रुपए देगी। आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसको 1 लाख रुपए देगी सरकार। इसमें स्कीम में भाग कैसे लेते हैं, तो हर साल केवल 20 रुपए भरने हैं, साल के केवल 20 रुपए, हर साल केवल 20 रुपए देने होते हैं, और एक्सीडेंट होने पर 1 से लेकर 2 लाख तक का क्लेम मिलता है इसमें। पात्रता, तो 18 से लेकर 70 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसको जुड़ सकता है, डाक खाने में या फिर बैंक में जाकर। ठीक है, एक स्कीम है ये, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 93 है, पहली सीएनजी डीएमयू ट्रेन किस किस के बीच में चलाई गई? सीएनजी की, देखो 2 ट्रेन चली, एक तो सीएनजी की और एक हाइड्रोजन ट्रेन पूरे भारत की। पूरे भारत में सीएनजी ट्रेन सबसे पहले हरियाणा में चली, और हाइड्रोजन ट्रेन भी, हाइड्रोजन चली जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया था। और सीएनजी ट्रेन ये चली थी रोहतक से रेवाड़ी के बीच में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, और ये चली थी 13 जनवरी 2015 को। 2015 के अंदर रोहतक से रेवाड़ी में सीएनजी से ट्रेन चली थी, और अब 2026 में चली हाइड्रोजन ट्रेन जींद डिस्ट्रिक्ट से। सारे प्रश्न ध्यान रखने हैं, ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 93 का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 94 है, फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में लगा था मेघालय के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन जो अप्रूवल दी थी इसकी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल की। किस वजह से? यहाँ पे मैती और कुक की जो समुदाय थे दो, उनके बीच में आपसी मतभेद हो गई इस वजह से। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना है, मेघालय। प्रश्न नंबर 95 है कि किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती? देखो इसमें मेघालय जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, मेघालय की बाउंड्री भूटान से नहीं लगती। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य करते हैं? 4 राज्य हैं जिनकी भूटान के साथ बाउंड्री लगती है भारत के। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम। ये 4 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री भूटान से लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती। तो प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, मेघालय। प्रश्न नंबर 96 दिया है, इसमें से ये बताओ अलग क्या है? MIF, RGC, DPR, EFQ, ये एक रिलेशन के आधार पर एक साथ है, तो ये बताओ इनमें से अलग कौन सा है? तो देखो इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन देखो M 13 पर, I 9 पर, और F कितने पर है? 6 पर। जोड़ेंगे कितना बनेगा? 9 6 15 और 13 28। R जोड़ो, G जोड़ो और C जोड़ो। R कितने नंबर पर? 18 नंबर पर, सॉरी R 18 नंबर पर है।
तो ये कितना बन गया 28, डी 4 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, ये कितना बन गया 38। लास्ट वाला जोड़ो 5 जमा 6 जमा 17 कितना बन गया 28। देखो पहला दूसरा और चौथा इनका जोड़ बनेगा 28 और तीसरे वाला है डी पी आर, इसका जोड़ बना 38। तो सबसे अलग क्या हो गया डी पी आर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा जो इनमें से अलग है। आ गया प्रश्न नंबर 97। काफी अच्छा प्रश्न है रीजनिंग का, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में कि 254 इसका मतलब है यू आर इंटेलिजेंट, 153 इसका मतलब है निखिल इज इंटेलिजेंट, 398 इसका मतलब है नैना एंड निखिल। तो उसमें इज किसके इज का कोड क्या रहेगा ये बताना है, इज का कोड बताना है। देखो अब इसमें इंटेलिजेंट वर्ड इसमें भी दिया है, इंटेलिजेंट इसमें भी दिया है, इन दोनों में कॉमन क्या है 254 और 153 में 5। तो इसका मतलब इंटेलिजेंट किसके लिए है 5 का, 5 का मतलब है इंटेलिजेंट। ठीक है, नैना एंड निखिल इसमें है निखिल इज इंटेलिजेंट, तो दोनों में निखिल कॉमन है, 1 5 3 और 3 9 8, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है 3। तो 3 किसके लिए है निखिल के लिए, तो 3 है निखिल के लिए, 5 है इंटेलिजेंट के लिए। तो बच गया क्या, एक बच गया इसमें, तो एक किसके लिए है इज के लिए। तो हमसे ये पूछा इज के लिए क्या सिंबल है, तो एक। इज के लिए क्या कोड यूज किया गया है एक। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर देखो गणित का आसान सवाल है सीधा सा, p बराबर 12/6 - 2। तो देखो पहले भाग होगा तो 12/6 करेंगे तो 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। q है ये 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4, 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। r निकालेंगे तो 18/9 यानी कि 2 और 2 जमा 5 कितना हो जाएगा 7। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये 3 वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसने पूछा p प्लस, तो p तो 0 हो गया तो हट जाएगा, r गुना में q, r है 7 q है 1, 7 गुना में 1 कितना आएगा 7। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। आ गया प्रश्न नंबर 99। इसमें बताओ क्या पैटर्न लगा है, 1 के बाद 2। अच्छा उस संख्या का चयन करें जो इससे अलग है। देखो इसमें कोई पैटर्न पर संख्याएं हैं सारी की सारी, एक संख्या अलग है वो बतानी है। तो देखो इसमें पहली संख्या दे रखी 1 और 1 के बाद अगली संख्या दे रखी थी 2, 2 गुना में 1 2, 2 था, 2 से अगली संख्या क्या आएगी 3, 3 को 2 से गुना कर दिया 6 आ गया, 6 है, 6 से अगली संख्या क्या आएगी 7, 7 को 3 से गुना कर दिया 21 आ गया। अभी 21 से 21 अगली संख्या क्या आएगी 22, 22 में 4 से गुना कर दिया 88, 88 से अगली संख्या है 89, 89 को 5 से गुना कर दिया 445 आना था, 446 नहीं आएगा क्योंकि 445 आ गया, 445 को फिर कर दिया 6 से गुना। मतलब क्या है जो भी संख्या है उसकी अगली संख्या को एक बार 1 से, फिर अगली को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, देखो इससे गुना कर रखी है। जो संख्या आ रही है उससे अगली संख्या लेनी, 6 आ गया उससे अगली 7, 21 आ गई उससे अगली 22, 88 आ गई उससे अगली 89, 445 आ गया उसको अगली। ठीक है ये आएगा। तो इसमें अलग क्या आएगा 446 अलग है, 446 की जगह क्या आना चाहिए 445 आना चाहिए, ये इसमें अलग दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 446 इसका उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सड़कों पर काम करने वाला कड़ी वाला बर्तनों को चमकदार रूप के लिए चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ता है, तत्व किसका बना होता है। ठठेरा बोलते थे देसी भाषा में जिसको, जो बर्तन बनाने वाला तो बर्तनों को चमकाने के लिए सिल्वर मटेरियल यूज करता हो, किस चीज की परत होती है, क्या मटेरियल होता है वो, किसका बना हुआ होता है। तो देखो जो भी बर्तन है उस पर चमक देने के लिए हम उसमें यूज करते हैं टिन। किसका यूज किया जाता है टिन का, ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाए। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए। 100% इसमें हमने करे हैं और सभी का डिटेल में हमने सॉल्यूशन करा है 1 बाय 1 करके। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब 7900 करके। बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज की क्लास में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हमने कंप्लीट करा, 100% है, सभी का डिटेल में हमने सॉल्यूशन करा है। अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर पहली बार क्लास देखा है तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।
मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।